अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। सबसे पहले जो इस वक्त हॉट टॉपिक है जिस पे सब बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म शायद इस दफ़ा थोड़ा कम हुआ है, ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें ही हमने देखी हैं, और वो है जो तीसरा मिनी बजट प्रेजेंट किया गया है। इसको कहा जा रहा है कि ये इस्लाहात थी पिछले बजट में। सद उमर साहब ने खुद ये कहा है कि ये जो है एक नया बजट नहीं है बल्कि पिछले बजट में जो है वो इस्लाहात करके पेश की गई हैं। एहतशाम साहब मुझे बताइएगा कि ये पहला बजट है जिसको कहा जा रहा है आम अल्फाज में कि अमीरों के लिए, और अगर वैसे देखा जाए तो इसको कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा फार साइटेडनेस इसमें नजर आती है कि आगे जाके बहुत फायदा होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और इकोनॉमी के लिए ये बेहतर होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका कोई फायदा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। देखिए सुंदस, बुनियादी तौर पे हमने यही देखा है कि जब भी बजट पेश किया जाता है या मिनी बजट आता है और फाइनेंस बिल आता है, सारी चीज़ें जब पेश होती हैं तो आमतौर पे हमने देखा है कि फोकस हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का होता है कि पॉलिटिकल माइलेज ली जाए और किस तरीके से आप कोई सो कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ ऐसी ले आएँ कि जिससे आपको सियासी तौर पर फ़ायदा हो, और चाहे आम आदमी का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में होता है नहीं होता, लेकिन सियासी फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है 5 माह जो गुजर गए, जिसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि जिन्होंने ज़ाया कर दी है, तैयारी नहीं की, कहाँ इनका इकोनॉमिक होम ग्रोन जो कहा जा रहा था एजेंडा वो क्यों नहीं पेश किया जा रहा है, और क्यों नहीं इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है 5 माह के बाद एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई है कि बहरहाल तैयारी करके इन्होंने चीज़ें पेश की हैं। और जो मुझे ज़ाती तौर पे जो पहली दफ़ा एक बात सही लगी है कि एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी मुझे नज़र नहीं आई। दयानतदारी की बात है कि मैं कहूँ कि जी इन्होंने जो पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ किस्म का काम करने की कोशिश नहीं की कि भाई ठीक है एक वन ऑफ है सिलसिला करके आप आगे जाएँ। तो अभी एक हमने देखा कि जो हमारी रीढ़ की हैसियत रखती है हमारी इकोनॉमी, जो चीज़ें वो हमारी इंडस्ट्री है, फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर हमारी सरमायाकारी है। इस हवाले से ठीक है, हमने देखा है कि जब भी बजट पेश होता है तो थोड़ा बहुत इस हवाले से कुछ हो रहा होता है कि जी कोई नई चीज़ आई है, लेकिन फोकस इस दफ़ा जो किया गया ना कि जी क्योंकि पाकिस्तान का मसला यही है सुंदस, मेरे ख्याल में सरमायाकारी जो है ना एक वो इशू है जो एक बड़े अरसे से मैं देख रहा था कि ये सियासी तौर पे इसको इस तरह इस्तेमाल किया गया कि लोगों का एतमाद, ख़ास तौर पे बड़े बिजनेसमैन जो है ना उनका एतमाद जो है ना वो कम होता चला गया। अगर ये मैं कहूँ कि ख़त्म नहीं हुआ तो कम ज़रूर हुआ। यही वजह कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होती रही, पाकिस्तान से लोग अपना पैसा जाके श्रीलंका में, इवन इंडिया में नवाज साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फिर मलेशिया लोग चले गए, फिर और जगहों पे गए। तो उसकी वजह थी कि एतमाद की कमी, लोगों को पता नहीं होता था कि भाई आज जो मैयस दिए गए हैं बजट में 6 महीने बाद चेंज तो नहीं हो जाएंगे। मैंने कई देखा कि ऐसे बिजनेसमैन बाहर के, एक ज़माना था जो जापानीज़ आते थे यहाँ पे, एक बजट पेश होता था, उसके बाद वो कहा जाता था कि जी ये 5 साल के लिए फ़लाँ चीज़ में आपकी छूट है, यानी रॉ मटेरियल पे। लेकिन हमने देखा कि जब कोई एक्सपेडियंसी की बात आती थी तो वही गवर्नमेंट जो है ना वो 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद वो चेंज करती थी। वो कहते थे लोग कि यार ये किस तरह की हुकूमत है, कम से कम 5 साल के लिए तो इंसेंटिव जो दिए हैं वो नहीं होता था प्रॉपर्ली। तो मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ये कि जो बड़ी चीज़ में लग रही है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल होगा, लोकल लोगों का होगा, तो उसके बाद फिर बाहर को लोग आएंगे। जब भी हमने देखा कि बाहर से कहा गया कि जी इन्वेस्टमेंट लाई जाए तो बाहर के लोग कहते थे पहले अपना लोगों को तो कहें इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि एफर्ट पहली दफ़ा किया गया। मेरा ख्याल है दयानतदारी की बात माननी चाहिए कि अब इसको कैसे इन्वेस्टमेंट को ल्योर किया जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। इसका यार्डस्टिक यही है कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप कहना चाहिए कि इसमें जो कदगनें थी या इस हवाले से जो हर्डल्स थी वो दूर करने की कोशिश की है। मतलब जिस तरीके से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में दे रहा इतने मैयस लिए गए हैं, इतने रिलीफ दिए गए हैं कि भाई आएँ पैसा लगाएं। तो मैंने ख्याल हुकूमत ने ये सोचा कि 5 साल तक हम रहें या ना रहें या 10 साल तक रहें, आइंदा आने वाले दिनों में इसको ऐसा कर जाएं कि चीज़ें इन प्लेस ऐसी इस तरह हो जाए कि लोग पाकिस्तान में आते हैं, ऑटो फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये स्टॉक मार्केट देखें, पहली दफ़ा आप देखें एकदम से 40,000 की जो है ना बुरी हद को उसने अबूर किया। उसकी वजह थी कि एक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है ना वो लौटा है। अब देखना यही है कि अब ये किस तरीके से हुकूमत इनको मजीद मराद देती है और जो वादे किए गए हैं कि किस तरह से एक्सपोर्टर जो है ना उनका वो इशू 200 रुपये का, वो भी देखेंगे। और सर हम अब 1 बाय 1 भी इसको एनालाइज करते हैं कि पता है कि सरमायाकारी से भी जो है वो टैक्स हटा दिया गया है, फिर इंपोर्ट जो करेंगे यहाँ पर मशीनरी
बिजली लगाने के लिए, उससे भी टैक्स हटा दिया गया है। इसको भी प्रमोट किया जा रहा है कि यहीं पर जो है मशीन जो बनाई जाए, लगाई जाए, उन्हें भी हेल्प भी करेगी गवर्नमेंट। जमीर साहब, आपसे सवाल पूछने से पहले मैं ये भी सबको बताती चलूँ कि आज कैबिनेट का जो इजलास हुआ है, इसकी कार्रवाई के हवाले से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो जमीर साहब आपको जो है बाद में बताएंगे। आप मुझे ये बताएं आम अल्फाज में बजट से रिलेटेड कि अमीर और गरीब का जो ये एक डिस्पैरिटी, आई थिंक इज राइट वर्ड, इसके अंदर ये खत्म होगी। जो टैक्सेस लगाए गए हैं, आपको लगता है कि क्या ये फेयर हैं? जो इस वक्त कहा तो ये जा रहा है कि ज्यादा जो है वो बोझ नॉन फाइलर्स के ऊपर ही डाला गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि ये बजट जो मिनी बजट आया है, इससे ठीक है, मैं समझता हूं कि शायद जॉब क्रिएशन हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि आज ही इंसेंटिव देने के बाद कोई 6 महीने या साल बाद तक भी ये चीज रियलाइज हो सकेगी। 1.5 साल 2 साल के बाद शायद इंडस्ट्री लग जाए, जो पुरानी हमारी सिक इंडस्ट्री थी, बंद हो गई थी, वो शायद रिवाइव हो जाए और फिर उसके बाद जॉब क्रिएशन हो जाए। लेकिन मैंने, सुंदर, अगर आपको याद हो, मैंने कल भी ये बात की थी कि आपने स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए इंसेंटिव्स तो रख दिए, लेकिन कंपेटिटिवनेस नहीं है। और ऊपर से आपने जो कल काम किया, अब जो आम आदमी के लिए जो इन्होंने करना था वो इन्होंने साथ ही कर दिया। वो है 0.57 पैसा जी, 57 पैसे बिजली जो बढ़ा दी गई, बिजली महंगी कर दी। और उसमें कोई नहीं बताया कि ये किसके लिए महंगी हुई है, और ये अक्रॉस द बोर्ड हुई है। बिल्कुल, आपने एक तो कंपेटिटिवनेस जो है इंडस्ट्री की, लोकल इंडस्ट्री की, इंपोर्ट के मुकाबले में आपने फिर जो है उसको कोई सहूलत नहीं दी। अगर बिजली उसी तरह महंगी होगी, गैस उसी तरह महंगी होगी, तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी और इंडस्ट्री हो, वो उस तरह नहीं फल फूल सकती या अपने पुराने बेंचमार्क पे भी नहीं आ सकती, जो मुझे लगता है। दूसरा ये कि जो गरीब आदमी और अमीर आदमी के जो गैप की आपने बात की है, वो तो कहीं पे इस मिनी बजट में ब्रिज होता हुआ नजर नहीं आया। अभी इरशाद साहब ने जो बात की कि स्टॉक, ऑफ कोर्स इट इज, देखिए स्टॉक मार्केट की बात की, मैंने यही कल बात की थी कि पूरी पॉपुलेशन का 0.05% शायद जो है जो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसको आपने अगर फायदा दिया है तो उसका आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं है ना। ये इरशाद साहब आपसे मैं पूछूंगी, ये पॉइंट कल भी रेज हुआ था, बात करें, मैं बताऊंगा कैसे फायदा। बात ये है कि हाँ, मैंने कल भी ये बात की थी कि ठीक है, आपकी एक जो इकोनॉमिक विंडो है वो बेहतर हो गई कि जी आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, और जो है इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। गरीब आदमी कौन सी करता है? जो पेंशनर होता है, जिसको 4-5 लाख रुपया पेंशन मिली और उसके पास अगर ऑलरेडी उसने अपने सर्विस के दौरान घर बना लिया था, बच्चे पढ़ गए थे, तो उसने वो 5 लाख उठा के जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। और ये बहुत एक कम नंबर है। अब मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, लेकिन इसमें प्लेयर्स बड़े ही हैं जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर करोड़ों और अरबों रुपए में फायदे उठाते हैं, और जिनको ये इंसेंटिव मिला है कल स्टॉक मार्केट को, और ये दोबारा बाउंस बैक हुई है। एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने जो नॉन टैक्स फाइलर के लिए जो रिलीफ दिया है, कि बड़ा रिलीफ दिया है कि जी 1300 सीसी तक की गाड़ी ले लेंगे। वो 1300 सीसी गाड़ी लेने वाला गरीब आदमी होता है? भाई, गरीब आदमी वो है जो मोटरसाइकिल सिर्फ खरीद सकता है आज। जो गाड़ी खरीद लेता है वो गरीब आदमी नहीं है। जो 6 लाख या 8 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की गाड़ी लेता है वो गरीब आदमी नहीं है, क्योंकि आपकी जो सबसे छोटी और सस्ती गाड़ी है वो भी 8 लाख की है। वो अमीर आदमी भी नहीं है। सर, वो भी अमीर आदमी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि नॉन फाइलर्स के लिए बड़ा इंसेंटिव जो इन्होंने दे दिया है, कि ये क्या इंसेंटिव है। दूसरा, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस थी, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो नॉन फाइलर्स के लिए जो टैक्स लगता था, विदहोल्डिंग टैक्स था श्याम साहब मेरे ख्याल में, वो आपने हटा दिया। लेकिन वो भी कितनी ट्रांजैक्शन के बाद लगता था? जो 50,000 रुपए से ऊपर जो बैंक में चेक जमा कराता था या विड्रॉ करता था, उस पर लगता था। अब 50,000 किसी के पास होगा तो वो करेगा ना, वो भी एक अमीर आदमी का इंसेंटिव है। मुझे तो उसमें एज सच कोई गरीब आदमी का इंसेंटिव नहीं नजर आता, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोगों के तो आप अगर अकाउंट्स भी निकाल के देख लें, अब हर कोई तो वो चाय वाला वो नहीं है ना, जिसके अकाउंट से अरबों रुपए, या रिक्शे वाला, या वो दान छोले बेचने वाला के उसके अकाउंट में से अरबों रुपए निकल आए, जिसमें वो जरदारी या ओमनी ग्रुप ने पैसे डाल दिए थे। अच्छा जमीर साहब, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, मैं चाहूंगी ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कल भी डिस्कस हुए थे, आज दोबारा डिस्कस हो रहे हैं, और इत्तेशाम साहब आप जो है इसको शायद रिबट करना चाह रहे हैं कि एक तो जो कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट का जो भी फायदा है वो एक अमीर आदमी को होगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पुअर मैन की होती है। ऐसा नहीं है। देखें ज़मीर, 0.1% को भी अगर फ़ायदा, तो आप इसके लार्जर कन्वेंस पे इसको लेके जाके देखें क्या है।
पहली तो बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा आता है बाहर से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, देखें कहा जाता है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी किस मुल्क में आती है तो बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाने में। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें फिर एंड अप होती हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। फिर ये जब चीज़ें आती हैं, टैक्सेस इसके बढ़ते हैं तो टैक्सेस फिर आम आदमी पे खर्च होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट के प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ शेयर लिए हैं उनको फ़ायदा होगा। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, फिर जब इनके डिविडेंड होते हैं उसके बाद फिर ये कि जब पैसा आता है, डायरेक्ट फायदे की बात कर रहा था कि डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं होती। देखिए डायरेक्ट कोई चीज़ लॉन्ग टर्म भी बता दीजिए किस तरह का आम आदमी को कैसे फायदा है। देखिए आम आदमी को फ़ायदा ये है कि जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, उसमें प्रोजेक्ट लगेंगे, वहाँ से फिर आप देखें जिस तरीके से हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है और जिस तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जब रेवेन्यू आता है हुकूमत के पास ज़्यादा, वो रेवेन्यू फिर आप डेवलपमेंट के कामों में भी खर्च होता है, वो आम आदमी के अपलिफ्ट के लिए भी खर्च होता है। तो ये सवाल ये नहीं है कि भाई जो प्लेयर है, अभी देखें जो बड़े प्लेयर भी हैं, अब जो बड़े प्लेयर वहाँ पे खेल भी रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी सियासत भी होती है, बहुत सारे नाजायज़ फ़ायदे भी पहुँचाए जाते हैं, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जो है ना उनको सपोर्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छी बात है हमारे आर्मी चीज़ से हम दो डिफरेंट पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। इधर एक तरफ जो है हम बात कर रहे हैं कि ठीक है बिजनेस कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारी को जब हम प्रमोट करेंगे तो इन द लॉन्गर रन फायदा इकोनॉमी को होगा। दूसरी तरफ हम बात करें कि इमीडिएटली जो अभी टैक्सेस लगाए गए हैं या जिन चीजों में रिलीफ दिया गया है उससे क्या कोई फायदा एक पुअर मैन को है कि नहीं है। सो आई थिंक दीस आर टू थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट। बात ये चाहे इसमें सुंदर सी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये एक यूजुअल बजट नहीं है। यूजुअल बजट जो साल में एक मरतबा पेश होता है, मई में आता है और पूरे साल का बजट होता है, ये तीसरा बजट है। अगर अब वो हम ड्यूटी वाला भी देखें 720 आइटम में जिसमें ड्यूटी बढ़ाई थी तो लोग उसको भी कहते हैं चौथा बजट आ जाता है। सवाल देखें ये है ना कि अब बदलते हालात में जो जिस तरह ये बजट पेश किया गया था उसमें अभी आप देख रहे हैं किसी ने नहीं कहा कि जी वो सैलरीज क्यों नहीं बढ़ाएगी, पेंशनर्स की जो है ना क्यों नहीं बढ़ा। सब लोगों को पता है कि भी इस वक्त आप बड़े हार्ड प्रेस्ड हैं, आपके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, आपका बजट का खसारा इतना बढ़ता चला जा रहा है कि लोग परेशान हैं। अभी 172 अरब रुपये का आप देख लें शॉर्टफॉल 6 माह में हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि जी 4.2% का जो आपका फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है ये 6% से ज़्यादा जाएगा। इन हालात में हुकूमत के पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट वो क्या है, वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो खर्चा है, जो फ़र्क जो होता है जो इस वक्त $19 बिलियन का है। तो देखें ये जब ओवरऑल चीज़ें तब्दील होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे और मारूफ कारोबारी शख्सियत बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर अकील करीम रेडी साहब भी हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। एक मारूफ कारोबारी शख्सियत, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड एन इन्वेस्टर अकील करीम डैडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। आपसे जो मैं पहला सवाल करना चाहूँगी वो यही होगा कि एक चीज़ जो असद उमर साहब भी बार बार कह रहे हैं और एक सवाल जो उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इतना डिले क्यों हुआ, IMF के पास क्यों नहीं गए, संभाले क्यों नहीं गए, अभी तक हालात, महंगाई क्यों बढ़ रही है, और वो बार बार ये जवाब देते हैं कि हमें जिस सिचुएशन, जिस हालात में मईशत मिली थी उसको ठीक करना जो है वो इतना आसान नहीं था। हम बहुत सारी चीज़ें जो है पहले सीधी कर रहे हैं और फिर आगे ठीक किया जाएगा। आपको लगता है कि ये जो बजट अभी आया है, थर्ड मिनी बजट, इससे ये चीज़ें संभलेंगी, टैकल कर सके हैं क्या गवर्नमेंट जो टैकल कर सकी है सिचुएशन को? मेरा ख्याल है कि सवाल आपका बहुत अच्छा है। असद उमर साहब बार बार बिल्कुल यही कह रहे हैं। मैं भी यही समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट आई थी इलेक्शन जीत के तो सिचुएशन मेरा ख्याल था कि शायद ये काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही जाते ही उन्होंने IMF से जो सलाम दुआ भी ली थी उसमें इनको जो जवाब मिला होगा वो जवाब इतना अच्छा नहीं था। उन्होंने काफ़ी टफ बातें की होगी क्योंकि ऑलरेडी 2 पैकेज आप IMF से ले चुके हैं, तीसरे पैकेज में जा रहे हैं, डेढ़ महीने का रिजर्व आपके पास था, तो वहाँ जो इनकी नेगोशिएशन हुई होगी वो काफ़ी टफ होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उस सिचुएशन को IMF की पीछे नहीं गए। अगर ये जाते तो शायद उन दिनों में IMF आपसे अच्छी तरह बात नहीं करता। इन्होंने जाके हिम्मत नहीं आ रही और अपने फ्रेंड्स कंट्रीज की तरफ देखा और अल्लाह की शान कि वो पैकेज इन्होंने हासिल किया जो मैं समझता हूँ कि इम्पॉसिबल चीज़ थी। मैं ये नहीं कह सकता कि इसका पूरा क्रेडिट PTI को जाता है,
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हाँ, आर्मी चीफ, आर्म फोर्सेस और पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, इन्होंने मिलके ये पॉजिटिव रोल क्रिएट किया और सऊदी अरब ने बुरे वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। बिल्कुल। सऊदी अरब के साथ अबू धाबी ने भी आपको सपोर्ट किया, कतर का टूर भी आपका अच्छा गया, आप चाइना ने भी आपको सपोर्ट किया। पहले दिन शायद चाइना से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन सऊदी अरब के सपोर्ट करने के बाद चाइना, अबू धाबी, कतर, इनके अच्छे रिस्पांस हुए। और इसके बाद तुर्की का आपका टूर हुआ, इसके साथ आपका मलेशिया का टूर हुआ, और जितने लोग हैं जहाँ जहाँ आप गए, मैं समझता हूँ उस तरह की पजीराई हुई जो हम भी नहीं सोच सकते थे। अकील भाई, यकीनन आपने कहा कि हालात मुश्किल थे और आपको भी खौफ था कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब आपने जो सारा सिनारियो अभी बताया है, इसमें तो लगता है ऐसे है कि ये फॉरेन डिप्लोमेसी काम आई है, और जिसमें आपका आर्मी चीफ की बहुत सपोर्ट थी, दोनों का, पीटीआई की गवर्नमेंट का और आर्मी चीफ का और आर्मी का एक पेज पे होना ने सपोर्ट दिया, और असद उमर साहब का बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो रोल कल से शुरू हमें नजर आता है कि उससे पहले तो शायद बाहर से ही सब कुछ आ रहा था और वो डिप्लोमेसी थी। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, आपकी जगह आपने ठीक सवाल किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टीम वर्क था। जब टूर हुए, असद उमर भी साथ थे, रज़ाक दाऊद भी साथ थे, और इन सब ने कुछ ना कुछ गोल अचीव किए, क्योंकि हमने पैसे नहीं लिए, हमने डिफर पेमेंट पे, क्रेडिट पे ऑयल भी लिया है, हमने फाइनेंसिंग के अलावा जो अचीवमेंट हमारी है वो ये है कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप ये सोचें कि सीपैक का अगर वो हिस्सा बनते हैं और सिर्फ सऊदी अरब की एक इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन, जो कि पाकिस्तान में कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ सकती है। देखिए, अभी तो पैसे हमने हासिल कर लिए क्रेडिट पे, लेकिन इसके बाद आपने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। आपकी इकोनॉमी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आपके मुल्क में आके कोई इन्वेस्टमेंट करे। इसी इन्वेस्टमेंट से हमारी हेल्थ बेहतर होगी। जब हमारी हेल्थ बेहतर होगी तो हमारे मुल्क के ऊपर बर्डन है, उस बर्डन को हम कम कर सकेंगे, क्योंकि अभी तो हम पैसा उधार ले लेके खा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा, और ये जो मिनी बजट आपने देखा कि ये सारे टूर के बाद अचानक अफगानिस्तान में पीस की बातें शुरू हो गई, अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव बात करने लगा, तो देखें पूरी सिचुएशन अब चेंज हुई है। आज जब आप आईएमएफ से पैकेज लेने जाएंगे तो अब आईएमएफ का वो टोन नहीं होगा जो पहले था। शायद पहले हम जाते तो हमें ज्यादा डैमेज किया जाता, लेकिन आज हम अपनी पोजीशन बेहतर करके जा रहे हैं, तो हो सकता है आईएमएफ पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए उससे वो सेटिस्फाई हो जाए। देखिए, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी, असद उमर की पॉलिसी को आप उठा के देखें, इसमें रज़ाक दाऊद भी इनके साथ शामिल है। इन्होंने स्ट्रेट अवे एक गैम्बल किया है। गैम्बल उन्होंने ये किया है कि पहले जितनी भी हमारी इकोनॉमी की रिकवरी आती थी वो कस्टम से आती थी, अब वो इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट को किल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं लोकल इंडस्ट्री परफॉर्म करे। तो जितनी भी लोकल इंडस्ट्री है इनको उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, ड्यूटी की सूरत में, डब्टी की सूरत में, किसी भी सूरत में। तो ये प्रोटेक्शन दे के और उनको रिलीफ दे के क्यों नहीं किया? तो अब इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो बातें आपने पहले की थी, अब आपकी गवर्नमेंट आ गई है, आप ये देखें कि अगर वो फंड का मिसयूज हुआ है तो उसको देखें, अगर उसमें कोई पैसा एक्स्ट्रा लेके जा रहा है उसको आप रोकें, क्योंकि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी पावर सेक्टर को और ऑयल एंड गैस सेक्टर को बिल्कुल इम्प्रूव इस पोजीशन में लाना है कि हमारे लोगों के वायबल एनवायरनमेंट बने, कि हम इक्वल टेबल पे आ सकें और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट सके। सर बताइएगा, आपकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई थी, वहां पर आपने किन खदशात का इजहार किया, कौन से ऐसे प्रॉमिसेस थे जो किए गए और उसके बाद डिलीवर क्या कर सके हैं वो? देखिए, आर्मी चीफ से जब बात हुई थी तो जाहिर बात है कि बिजनेस कम्युनिटी जब इकट्ठी होती है तो उनकी शिकायत के अंबार लगा देती है। कोई कहता है लॉ एंड ऑर्डर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, लेकिन यूटिलिटी महंगी हो गई। किसी का सवाल ये होता है कि हम, जैसे आप ही ने कहा कि हम वायबल कैसे होंगे, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट यूटिलिटी सस्ती नहीं कर रही, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। तो ये सारे सवालात थे।
तो उन्होंने उन सवालात का बड़ी तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम मेरे ख्याल से 3 घंटे से ज़्यादा 3 और 4 घंटे के बीच में बैठे और उन्होंने हर एक को सवाल करने का पूरा मौका दिया। किसी को ये नहीं कहा कि आप सवाल ना करें, बस ये आखिरी सवाल है, मुसलसल वो जवाब देते गए। हर सवाल का उन्होंने जो जवाब दिया वो यही था कि देखें, हम इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं हमें बड़ा अच्छा वेलकम मिल रहा है और इसका भी क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर को दूंगा कि उनकी एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से हमें हर जगह वेलकम मिला। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है कि वो लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उस वजह से वो सीपेक का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि सीपेक गेम चेंजर है, लेकिन हमारे बहुत से बिजनेसमैन सीपेक से खाइफ हैं। उनका ये ख्याल है कि हम compete कैसे करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हमें compete करना पड़ेगा। अगर कोई पाकिस्तान में आके परफॉर्म कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल जो था, आर्मी चीफ ने ये कहा कि देखें, हमें अब सबसे हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। हमें ये भी पता है कि किन किन लोगों की पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट है। हम आपको डराना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, आपके इन्वेस्टमेंट से लोगों को रोजगार मिले। अगर गवर्नमेंट से, अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट से आप बातचीत नहीं कर सकते तो आप हमें बताएं, हम भी आपके ब्याह पे ये मैसेज दे सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ बैठ सकते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हमारा बिजनेसमैन जो बाहर पैसे लेके जाता है वो बाहर ना ले जाए, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करे, हमारे लोगों को ताकि रोजगार मिले, हमारा मुल्क तरक्की करे। तो ये सारी जो बातें उन्होंने की ना, तो मैं समझता हूँ उसके बाद टोन बिल्कुल ही चेंज हो गया। हर आदमी का कॉन्फिडेंस का लेवल बेहतर हुआ, क्योंकि प्रोपेगेंडा उन दिनों में बहुत ज्यादा हो रहा था और बिजनेसमैन भी टीवी प्रोग्राम देख के, वैसे लोगों से बात करके मार्केट में हर जगह डरे हुए थे। अच्छा, एक चीज अकील भाई बताएं कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो बिगेस्ट होल कहा जा रहा है हमारा एनर्जी सेक्टर का है। 1 अरब रुपया रोज़ाना का नुकसान हो रहा है, 400 अरब रुपया सालाना इस पे चला जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनको प्राइवेटाइज नहीं करते। इसी तरह आप देख लें हमारा स्टेट सेक्टर है, जिस तरह नुकसान PIA, रेलवे, स्टील मिल, लगातार धड़ाधड़ करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। मेरा सवाल, हुकूमत इनसे जान क्यों नहीं छड़ाती? ये क्या मसला है सारी? और वैसे भी हुकूमतें बिजनेस नहीं करती, पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई। ये जो हमारा पैसा इतना ब्लीडिंग हेमरेजिंग हो रही है अरबों रुपए की, इसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, आपकी ये बात सही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो मुश्किलात फेस कर रहा है उसमें ये यूनिट का ज़्यादा हाथ है, क्योंकि PIA हमें प्रॉब्लम दे रही है, स्टील मिल हमें प्रॉब्लम दे रही है। तो ये इदारों को ठीक करने की ज़रूरत है। इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले बेहतर करने की ज़रूरत है। आप मुझे एक बात बताएं, ये यूनिट जो लगा था स्टील मिल 1 मिलियन टन, 1.1 मिलियन टन, 1.1 मिलियन टन, 3 मिलियन उस जमाने में छोटे छोटे यूनिट होते थे जो 10,000 और 15,000 टन बनाते थे। स्टील मिल 1.1 मिलियन, आज स्टील मिल 2 लाख पे आ गई है और वो जो छोटे 10,000 और 15,000 वाले वो 8 लाख पे आ गए। तो सर, ये हमारी बदकिस्मती है ना, हमने एक्सपेंशन नहीं की, टाइमली हमने एक्सपेंशन नहीं की। जो जहाज PIA के पास आज से 25 साल पहले थे, आज उससे कम है। तो सर, हमने अपने हाथ से अपने इदारों को तबाह किया है, बिगाड़ी है। बिल्कुल। सर, सॉरी, एक ब्रेक का टाइम हुआ है एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल ओपिनियन। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आके आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ है उससे रिलेटेड एक स्पेशल खबर जो है वो आपको देंगे ज़मीर साहब, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत अहम खबर जो है, जो आज कैबिनेट का इजलास हुआ है, इसकी कार्रवाई के हवाले से एक बहुत अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। ज़मीर साहब बताइए। देखिए सुंदर शान साहब, आपने भी कंसर्न शो किया था, कल भी ये बात हुई थी, आज भी आपने अकील करीम डैडी साहब के सामने भी ये कंसर्न शो किया कि जो हमारी ये प्राइवेट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह PIA हो गई, स्टील मिल हो गई, ये जो इनकी हेमरेजिंग हो रही है, इतना ब्लीड हो रहा है हमारा पैसा, तो उस हवाले से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना चाह रही है। आज का जो एजेंडा था कैबिनेट का, इसमें एजेंडा नंबर 5 पे था कि एप्लीकेशन of Pakistan Essential Services Maintenance Act 1952 to all classes of employment under Pakistan International Airline Company Limited।
अब श्याम साहब, ये जो हमने देखा जब एक ये 1952 का ये एक्ट हमने उठा के जब देखा, तो इसमें उन कवर मिलना चाहिए, क्योंकि अब पीआईए के हवाले से हुकूमत ये डिसाइड कर रही है कि उसकी राइट साइजिंग करना इंतहाई जरूरी है। एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड ओवर सिविल एविएशन का कि एक प्लेन के ऊपर एक एयरक्राफ्ट के साथ एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि पूरी कंपनी के ऊपर डिवाइड होते हैं। राइट साइजिंग पब्लिक को बता दे, छांटियां मतलब स्टाफ जो है वो कम करने की जरूरत पड़ेगी। अब खतरा ये था कि आप स्टाफ कम करेंगे तो फिर लिटिगेशन में जाएंगे बहुत सारी दुनिया। अब आपको मालूम है कि पिछली जितनी दौरे हुकूमत थे सियासी, उसमें पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, उन्होंने बेतहाशा भर्तियां की थी पीआईए में, और पीआईए अब ओवरस्टाफ्ड है। अब वो कम करेंगे तो लोग जाहिर बात है आपको लेबर कोर्ट्स में लेके जाएंगे और वहां पे मुश्किलात होंगे। तो अब ये जो आज एजेंडा था उसमें यह है कि एप्लीकेशन इस पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952 को अप्लाई किया जाएगा पीआईए के ऊपर, क्योंकि जब ये अब राइट साइजिंग या लोगों को जब कम करने जाएंगे तो इनको लीगल कवर मिलेगा इससे। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है। शाम साहब, शाम साहब, प्रीवियसली नोन एज डाउन साइजिंग, ये जो है जिससे ज्यादा फेमिलियर है लोग, अब टर्म चेंज कर दी गई। मुझे बताएं कि पीआईए के जो हालात हैं ये चेंज होंगे, कोई एयरक्राफ्ट का स्टैंडर्ड चेंज होगा, कोई सर्विसेज का स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, पीआईए में जिस तरह सियासत घुसी हुई है, और आप 20 सालों में पीपल्स पार्टी, और बिल्कुल सही बात है पीएमएलएन ने पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे बेताशा हैं। फिर आप देख लें जिस तरीके से मुशाहिदुल्लाह साहब, उनके भाई, एक अरसा तक मुस्लिम लीग के जिसको कहना चाहिए बैनर थले उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई थी, और इसमें जो मारदार एयर लीग बनाई हुई थी, और जिस तरीके से यहाँ पे मारदार होती है, मतलब जहाँ पे एक जगह पे मैं और ज़मीर एक जगह एक ही सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो मेरी मर्ज़ी है कि जनाब जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है वो 2 लाख उनको देगा और मुझे 10 लाख दे दे, कोई पूछने वाला नहीं था। देखिए, सवाल इस वक्त यही है कि जिस तरह अभी ज़मीर बता रहे थे कि लोग अदालतों में चले जाते थे जब भी छांटियाँ या राइट साइडिंग डाउन साइजिंग की बात होती थी। पीआईए अब वन ऑफ द बिगेस्ट होल्स में से आता है कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। ना ये प्राइवेटाइज हो रही है, अब कहा जा रहा है इसको वायबल करके इकोनॉमिकली फिर बेचा जाए, वो भी मुझे दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा। लेकिन कम अज़ कम ये बड़ी बात है, आप देख लें हमेशा आता है, जितनी बड़ी बड़ी एयरलाइन है उनका तनासब निकाल के लेके आते हैं कि एक जहाज़ पे कितने लोग होना चाहिए। नहीं, आयरनी ये है सुंदर्स के पीआईए वाहिद दुनिया की एयरलाइन है कि जिसके जहाज़ के टिकट सबसे महंगे हैं और जिनके जहाज भरे हुए जाते हैं, मतलब आपको सीट नहीं मिलती है, इसके बावजूद आप लॉस में जाते हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कभी जहाज़ का बुनियादी तौर पे तो यही है ना कि जहाज़ भरा हुआ जाए, टिकट आपके महंगे हो। एक तो देखें तवातर के साथ रूट्स कम से कम होते चले जा रहे हैं, यानी इवन आपके डोमेस्टिक जो रूट्स हैं वहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि बाहर की एयरलाइनें हैं ना उनको रूट्स दे दिए गए, ये बिल्कुल सुकड़ता चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है बदलते हालात में बहुत बड़ा फैसला होगा कि अगर इस पे वाकई राइट साइजिंग होती है, जो बुनियादी तौर पे बंदे रखे गए हैं गलत तरीकों से, जो काम भी अपना नहीं जानते और सिर्फ पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं हुकूमतों के कहने पे, तो बहुत बड़ा फैसला होगा। दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। अब इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो अच्छा होगा। आपको एक शॉर्ट सुनाते हैं जो शहबाज गिल ने नवाज शरीफ की जो सेहत इस वक्त नासाज है, उनकी तबीयत जो नासाज है, उसके रिगार्डिंग क्या कहा है, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। मरियम नवाज साहबा ने ट्विटर पे भी एक गलत और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फैलानी शुरू की हुई है कि नवाज शरीफ साहब को मुनासिब तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही और उनका राब्ता नहीं उनकी फैमिली के साथ। तो पहली बात तो ये कि शरीफ फैमिली में से हमने कभी भी किसी को इनकार नहीं किया नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने में। जब वो मिलना चाहे वो मिल सकते हैं, जुमेरात को नॉर्मली वो मिलते हैं, उसके अलावा भी जिस दिन जब वो मिलना चाहें वो नवाज शरीफ साहब से मिल सकते हैं। अगर उनको इस बात की कोई परेशानी, वो अभी राब्ता करें, उनकी अभी मुलाकात करवाई जाती है। जी एहतशाम साहब, एक तो बताइएगा कि दिल का साइज बढ़ गया है, ये बात भी की गई थी, फिर कहीं पर ये भी पता चला कि दिल का दौरा पड़ा है, जिसको मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पे कहा है कि इट इज समवट ट्रू या दिस इज नॉट कंप्लीटली अनट्रू। मतलब ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि दिल का दौरा जो है वो पड़ा है कि नहीं। आप बताएं कि क्या इसकी इंप्लीकेशन है, उनकी सेहत जो है। नवाज शरीफ साहब 70+ हैं, उनके हार्ट के इश्यूज हैं, उनका बाईपास भी हुआ है, उनके और भी सिलसिले इस तरह के हैं। अब जिस तरह खबरें आ रही हैं, बाकायदा डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि जी हार्ट जो उनका इलाज हो चुका है, बढ़ चुका है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से डिजर्व तो करते हैं ना जी, मतलब उनको बाकायदा इलाज किया जाए। नहीं तो इलाज क्या नहीं किया जा रहा, नहीं कर सकती उनके साथ कुछ मिसहैप हो जाए। सुने, देखें मैं वही कहने वाला था कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बात होती तो मुश्किलात होंगी। अहम सवाल है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे है। अब हमने हमेशा यही देखा है कि आने वाला जो है ना वो कहता है कि जी आप जो जिन्होंने लूटा है, जो उनके मुखालफिन हैं, उनको तंग किया जाए। मेरा ख्याल है अब ये कोई ह्यूमन लेवल पे भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर वाकई मामला इतना सीरियस है तो उनको फौरी तौर पे पूरी की पूरी तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिए। तो क्या नहीं मिल रही? यही तो
मेरा सवाल है कि उनका इलाज नहीं बात किया ये जा ना रहा। ज़मीन, एक जुमला अगर मैं कहूँ, सवाल ये है कि अगर उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रही और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि ऐसे क्यों कहा जा रहा है। अगर वाकई उनको जरूरत है तो बिल्कुल उनको बिलफौर अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनका हक प्लीज है। क्विकली बता दीजिएगा आप भी कि वो नया मेडिकल बोर्ड भी कुछ कहा जा रहा है कि बनाया गया। मेडिकल बोर्ड जो खुद मरियम साहिबा ने अपने उसमें ट्वीट में भी मेंशन किया है कि वो बनाया है और उसकी रिकमेंडेशंस की ऊपर बात हो रही है। अब ये मुझे नहीं समझ आता कि शहबाज गिल ने कहा है कि जी वो मिल नहीं रही, और यहां भी इन्होंने लिखा है देयर इज नो वे आई कैन गेट इन टच विद हिम टू वेरीफाई। ये जो इन्होंने कल जो है वो ट्वीट किया था, लेकिन बात ये है कि जिस तरह अभी शहबाज गिल साहब ने बोला है, अगर ये सही है तो फिर मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब की बीमारी के ऊपर अगर पॉलिटिक्स कर रही हैं तो वो अफसोसनाक बात है, क्योंकि आज भी ये लोग मिलके आए हैं, इनकी दादी भी मिली हैं अपने बेटे से और ये खुद भी मिलके आई हैं वालिद साहब से। तो अब ये, और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि जी जब भी ये चाहे शरीफ फैमिली के लोग अगर खुदा ना खास्ता कभी उनको जरूरत पेश आती है तो वो मिल सकते हैं। बिल्कुल। अब ये इस पे पॉलिटिक्स करने की जो है इनको जरूरत नहीं है। और जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वो बिल्कुल सही है कि उनका इलाज प्रायोरिटी पे होना चाहिए। 3 दफा वो वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क पे, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर उनको जेल में नहीं रखा जा सकता तो ना रखें, उनको उसी अस्पताल में रखें, PIC में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रखें। रिस्क इस वक्त नहीं लेना चाहिए, जिस तरह श्याम साहब ने बात बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने एक ही बात की है कि अगर तो इस तरह के खदशात सामने आ रहे हैं तो इसको इन्वेस्टिगेट जो है वो जरूर कर। प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म हुआ है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।